बिहार के अंदर सबसे अनपढ़ लोगों की तादाद हमारे सीमांचल में है। पलायन मजदूर सबसे ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है। बाढ़ से प्रभावित सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। हर साल सैकड़ों घर यहाँ जल जाते हैं। गांधी मैदान जो हार्ट ऑफ पटना है, पुलिस के साए में वहाँ पर मर्डर हो रहा है। पारस जैसे सम्मानित, और वो भी कौन, जो पुलिस कस्टडी में है, जो जेल से इलाज करने के लिए आया है, उस आदमी को मारा जा रहा है। वो कैसा था मुझको सवाल नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर आप देख रहे हैं। इन लोगों का मामला वही नालंदा है, जहां मुसलमानों के तीन कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए पैसे मौजूद हैं, लेकिन घेराबंदी नहीं हो रही, उसका कब्जा नहीं हट रहा है। आज जाकिर कुरैशी को मारा गया छपरा में, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरोवर नाम की लड़की को जलाकर मारा गया है ना, गुलनाथ को जलाकर मारा गया। अख्तरुल ईमान के अलावा, एमआईएम के अलावा किसी की आवाज भी निकली क्या? और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप बड़े खोजी पत्रकार हैं, बीबीसी के लोगों के बारे में क्या कहना, लेकिन आप जरा देख लीजिए, पूरा हाउस का प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए कि दलितों की हिस्सेदारी के बाद, हिस्सेदारी के लिए जो नौकरियों से उसको महरूम रखा दिया या मुसलमानों को वंचित रखा दिया, अख्तरुल ईमान के सिवा किसी की जबान से लफ्ज नहीं निकल सकता। सर, आप यहाँ पे एमआईएम का चेहरा है सीमांचल क्षेत्र में, बिहार में कुछ महीनों बाद यहाँ पे चुनाव है, तो अभी मैं चाहता हूँ मुख्तसर शब्दों में, इसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। एमआईएम कारवां की लड़ाई लड़ती है, उसके लिए बहुत सारी कुर्बानी देने की हमने पेशकश कर दी। जो लोग सरदारी की लड़ाई लड़ते हैं उनसे पूछिए कि कारवां की फिक्र है उनको क्या। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, बिहार की जनता का क्या होगा इसके बारे में संजीदा नहीं है। इसलिए मुझसे इस सवाल के बजाय उनसे वे सवाल कीजिए तो ज़्यादा मुनासिब। बिहार के अंदर सबसे अनपढ़ लोगों की तादाद हमारे सीमांचल में है। पलायन मजदूर सबसे ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है। बाढ़ से प्रभावित सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। हर साल सैकड़ों घर यहाँ जल जाते हैं। जो सिविल रजिस्ट्रेशन का मामला है वो 2006 में सिर्फ 16% था, और उस वक्त नेचुरली लगभग मोर देन 62 या 3% था। तो हमारे यहाँ जन्म मरण का भी सही तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है। आप जन्म सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं तो कहाँ से देंगे आप? दूसरा मामला ये है कि आप बोर्ड सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं, तो बोर्ड सर्टिफिकेट्स में बिहार में सिर्फ 14% लोगों के पास बोर्ड सर्टिफिकेट्स हैं। हमारे यहाँ बोर्ड सर्टिफिकेट्स मैं समझता हूँ कि 5% लोगों से ज़्यादा पास नहीं होगा, जिसको आप एज ए प्रूफ मान रहे हैं, है ना। आप मान रहे हैं 87 से पहले के बैंक अकाउंट्स को, तो जो लोग 2003 के बाद वोटर बने हैं वो 87 से पहले उनका बैंक अकाउंट का होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस तरह के आप कागजात मांग रहे हैं। आप मांग रहे हैं पासपोर्ट को, तो पासपोर्ट पूरे बिहार में 2% लोगों को है। अब मैं समझता हूँ कि सीमांचल में 1% लोगों को नहीं होगा, इसलिए सीमांचल में ज़्यादा हाहाकार। और कुछ बदमाशों ने, फिरका परस्तों ने, सांप्रदायिक लोगों ने बिहार के अंदर, पूरे भारत के अंदर में इन बेईमानों ने सीमांचल की गलत तस्वीर पेश कर दी है। इस तरह से बांग्लादेश के हम करीब हैं, ये किशनगंज है, यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर है बांग्लादेश का, और यहाँ से किशनगंज से 40 किलोमीटर की दूरी पर आप नेपाल का बॉर्डर है। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर में शांति और सौहार्द में इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। लेकिन मक्खी को तो जख्म पसंद है, इन सांप्रदायिक लोगों को नफरत पसंद है। ये नफरत की तलाश में इस इलाके को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। इन बेईमानों ने हमें से कहा यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनके अगले भी यहाँ सबूत नहीं पेश कर पाते, है ना। लोकसभा में इनके होम मिनिस्टर ने जवाब दिया है साहब कि नहीं, यहाँ इस तरह की कोई सवाल नहीं है। और ये किस क्षेत्र को ये बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात कह रहे हैं? आप पत्रकार हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहा है, बीबीसी को हम मुबारकबाद देते हैं कि ये वो इलाका है जिस वक्त हिंद पाक का डिवीजन हुआ, है ना। तो अपने वजूद से ही पाकिस्तान 2 टुकड़े में था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना। लेकिन ये सीमांचल का खित्ता था। हमारे बाप दादा पर हमें फख्र है कि मेरे बाप दादा लोग अगर जरा कन्वर्ट बदलते सिर्फ, तो बांग्लादेश का पार्ट होता ये इलाका। लेकिन मेरे बाप दादाओं ने कहा नहीं, भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं, यहाँ मेरे बुजुर्गों के मज़ार हैं, मैं इसी धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। हिंदू और मुसलमानों का जो सौहार्द सीमांचल में है, हम पिछड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम करवट बदल लेते उस वक्त, तो जानते हैं क्या होता? जिस तरह से पाकिस्तान अपने वजूद में 2 टुकड़ा हो गया था, भारत भी 2 टुकड़ा हो गया था। ये 7 सिस्टर्स आसाम, मणिपुर वगैरह है,
वो उस वक्त बिहार में भारत से अलग था। अखंड भारत अगर बनाने का काम किसी ने किया तो मैंने किया, और हम ही से रंगे गुलिस्तां, हम ही से रंगे चमन, और हम ही को नज़्म गुलिस्तां पे अख्तियार नहीं, है ना। ये बेईमान लोग हमको बदनाम कर रहे हैं। आज का मामला क्या है, अभी 7वीं तारीख को जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ, हमारे कौमी लीडर के साथ हम लोग इलेक्शन कमीशन में इंडिया से कमिश्नर से इंडिया से मिले हैं। वहां पर हम लोगों ने कहा साहब कि आप SIR कराइए साहब, लेकिन उसको लेकर इस इलाके में क्या चैलेंजेस हैं और लोगों के मन में क्या सब? नहीं, देखिए, गहन पुनरीक्षण करने का इख्तियार चुनाव आयोग को कानूनी तौर पर हासिल है। इसे इलेक्शन कमीशन की इस इख्तियार पर तो हम उंगली नहीं उठा सकते। 2003 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद ही गहन पुनरीक्षण किया है। उस वक्त इस तरह के सवालात उसने खड़े नहीं किए थे जिस तरह के सवालात उन्होंने अब की बात खड़े किए। 11 जो डॉक्यूमेंट्स ने तलब किए हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि साहब आप गहन पुनरीक्षण नहीं कर रहे हैं, लगता है NRC कर रहे हैं चोर दरवाजे से। इसलिए कि लोगों से ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं जो सर्टिफिकेट्स खुद उनके पास नहीं है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों के पास भी बहुत सारे लोगों के पास, मैं समझता हूं 1987 से लेकर 2003 में पैदा होने वाले लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा। सबसे बड़ा मसला ये